बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, कुछ ओवरऑल देखें, इंटरनेशनली देखें तो ईरान, इज़राइल और इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है जैसे एक भंजाल किसी कैफियत है। तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं और उस सब में जो अमेरिका की मुदाखलत है वो बहुत मायने ख़ेज़ है। जिस तरह से अमेरिका बार बार ईरान में मुदाखलत की धमकी दे रहा है, जिस तरह वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कहा जा रहा है, उनको जो है वो उनको सपोर्ट की बातें की जा रही हैं ट्रम्प साहब की तरफ से, ये बड़ा अलार्मिंग सी सिचुएशन है। हर मुल्क के अंदरूनी मामला तो होते हैं, वो भी स्पेशल जब डोनाल्ड ट्रम्प ये क्लेम करते हैं कि वो जी जंग रुकवाने आए हैं, कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे। ऐसे में ईरान को उनका थ्रेट करना कि वो प्रोटेस्टर्स के हक़ में जाएंगे, हर मुल्क में मुजाहरे भी होते हैं, मुतालबात भी रखे जाते हैं, प्रोटेस्ट भी किया जाता है, सड़कों पे भी आवाम निकलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा मुल्क उठ के मुदाखलत भी कर दे उस मुल्क में और आके इस तरह से धमकियाँ दे दे। यहाँ पे मेन जो नज़र आ रहा है दो चीज़ें हैं, एक तो इज़राइल के कुछ बेनिफिट्स को सामने रखा जाता है, दूसरा जो नज़र आता है वो ये है कि ईरान का इस वक्त रजीम चेंज की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि ईरान में रजीम चेंज हो। रजीम चेंज किस तरह से करवाई गई, अमेरिका अगर रजीम चेंज करवा देता है तो उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा, बहुत अहम सवालात हैं। और अगर कोई फ़ायदा होगा तो उसको ज़्यादा होगा, इज़राइल को ज़्यादा होगा, या मौजूदा हालात में रजीम में ऑल्टरनेट जैसे रज़ा शाह पहलवी की बात की जा रही है, तो क्या वहाँ के लोग इतने उसको सरप्राइज़ देने के लिए रेडी हैं, इतना वेलकम करने के लिए रेडी हैं कि नाम आ गया रज़ा शाह पहलवी का और वो उसको वेलकम कर रहे हैं, उसके लिए खड़े हो गए हैं, या मौजूदा जो रजीम है उसके साथ लोग खड़े हैं। नेशनलिज़म बहुत मायने रखता है इस सब में नाज़रीन, कि लोग अपने मुल्क में ख़ुद अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत करता है, स्पेशली ईरान जैसा मुल्क में जब मुदाखलत होती है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब मुदाखलत करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि मई में हुआ था भारत की तरफ से, इज़राइल ने पूरी बैक सपोर्ट की थी भारत को, तो फिर सारे एक पेज पे आ जाते हैं, सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो ईरान में भी हमने यही देखा है, 8 साल उसने खैर एक जंग जो है उसको भुगता, उसका सामना किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो अभी भी वो कह रहा है कि मुज़ाकरात और जंग दोनों ही मौजूदा हालात में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, हालात किस तरफ जाते हैं। हमें ज्वाइन किया है मलिक असगर जोया साहब हैं, पीछे किसी ने रहनुमा है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शराज खान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। और कर्नल टाइसैफ कुरैशी साहब सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका भी ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मेहमानों से सवालात कुछ करूँ, आपको पहले बता दूं डोनाल्ड ट्रम्प का जो एक ट्वीट है जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, उसने बड़े सवालात खड़े करती हैं अपने इस ट्वीट के अंदर। उनका बड़ा अहम सवालात हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ईरानियन पैट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, सेव द नेम्स ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, they will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killing of protesters stop. हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। ये किस किस्म की हेल्प है जिसको कहा जा रहा है कि वो आपकी मदद को पहुंचने के लिए तैयार बस बैठी हुई है। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले आ जाते हैं मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त ईरान के हालात? ये जो ट्रम्प साहब धमकियाँ दे रहे हैं, ईरान ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जो ईज़ीली जिसको टेक ओवर कर लिया जाए, या जहाँ पे रजीम चेंज करना बड़ा आसान होगा। तो ये अमेरिका चाह क्या रहा है आपके ख्याल में? उसकी मतलब क्या डिमांड रजीम चेंज के अलावा भी वो कुछ कर सकता है अगर निगोसिएशन की जाती है, टेबल टॉक की जाती है आपके ख्याल में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जी अमेरिका जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया है, वो वैसे तो बज़ाहिर एक बात करते हैं कि मैं बड़ा अमन का दाई हूँ और मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए, और क्योंकि मैं पूरी दुनिया में जो है जंगें मैंने रुकवाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जब से ट्रम्प साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं अमेरिका में, तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम दुनिया में जान सी कैफियत है वो उनके आने से जो है पैदा हुई है। आप जिस मुल्क में मर्जी देख लें, वो हर जगह पे अपना असर रसूख जो है उसको इम्पोज करना चाहते हैं। अब वेनेजुएला में देख लें कि वहां पे सदर को जो है उठवा लिया, और ईरान के साथ तो ये आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अभी देखें हालिया पिछले 2-3-4 महीनों में किस तरह उन्होंने इस्राइल ने ईरान पे हमला किया और उसको भरपूर सपोर्ट किया अमेरिका ने।
तो अभी ये वक्त है कि उम्मत मुसलमान के जितने मुल्क हैं उनको सोचना चाहिए कि कल आज अगर ईरान के साथ ये कुछ हो रहा है तो कल किसी और की बारी भी आ सकती है, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट को देखना है। तो उसमें जब उनको अगर यही हालात रहे, अगर आज हमारे मुसलमान हुक्मरान जो है इकट्ठे नहीं होते, तो फिर आज ईरान की बारी खुदा न खास्ता होगी तो कल किसी और मुल्क की भी बारी हो सकती है। ठीक हो गया। शहराज साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि जी ईरान के मुहिब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें, इदारों पर कब्जा कर लें, मदद पहुंच रही है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब पहले लोगों का तो देख लीजिए, नेशनलिज्म में जब ये चीज़ सामने आती है तो बहुत सारे लोग नेशनल इंटरेस्ट में अपने मुल्क की मुहिब्बे वतनी में वो ये सारी चीज़ें साइड पे रख देते हैं। अपने मुल्क में मामला चाहे जैसे मर्जी हो, बाहर की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त होती है, सारे एक पेज पे आ जाते हैं अपने मुल्क के लिए। क्या देख रहे हैं ट्रंप की इस ट्वीट के बाद? बहुत शुक्रिया फायजा। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने गलत मशवरा दिया है। देखें, 91 मिलियन के करीब आबादी है ईरान की, बहुत बड़ा मुल्क है। एयर स्ट्राइक से कोई रजीम चेंज नहीं हो सकती। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ईरान में माजी में जितने भी मुजाहरे हुए हैं वो लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से किए हैं। ख़वातीन का मुजाहरा था, स्टूडेंट्स का मुजाहरा था, मुख्तलिफ तारीखें चली हैं। जो 45 ईयर्स ओल्ड जो रजीम है आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी के इनकलाब के बाद और हज़रत शाह पहलवी की जब हुकूमत ख़त्म हुई 1941 से 1979 तक, उससे पहले उसके बाद की थी 2025 से 2041 तक। ये 45 साल बहुत पुरानी रजीम है, इसके रूट्स बहुत गहरे हैं। ये बात ठीक है कि वहाँ इकनॉमिकली सख्तियाँ हैं, लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। पाउंड डॉलर जो है वो बहुत डी वैल्यू हो गया है, $1 कई बिलियन का मिलता है। इसी तरह फूड की शॉर्टेजेस है, मुसलसल ईरान जो है वो इक़्तिसादी पाबंदियों का शिकार है। और आज इनको अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो लेकिन ये भी तो पार्ट ऑफ पार्सल्स हैं कि इन्होंने ही तो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो प्रेशर अंडर ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात आपकी ठीक है। मेरे ख्याल में इसके 2-3 डायमेंशन, एक तो ऑयल है और दूसरा मिडिल ईस्ट में जितने भी इसराइल मुखालिफ जो कुफ्तें थी या ईरान की जो एसेट्स थे, वो हिजबुल्लाह की बात करें या हमास की बात करें, गाजा की बात करें, हौसी कबाइल्स की बात करें, वो सारे तकरीबन न्यूट्रलाइज हो गए हैं। ये वाद ईरान इस वक्त ऐसा था कि जो फ़लस्तीनियों की हमायत में खड़ा था या मौजूदा जो रजीम है वो खड़ी थी, लेकिन वो सब चीज़ें हमने देखी कि वो ख़त्म हो गई। तो एक तो ऑयल है, दूसरा मिडिल ईस्ट को बिल्कुल क्लियर करना है इसराइल के लिए। जितने भी ख़तरात हैं उसे निबरत आजमा होना है, उसको ख़त्म करना है ताकि एक हजमनी या बलादस्ती इसराइल की और अमेरिका की यहाँ पर कायम हो। यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा बीपर भी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। देखें, जो यूके की पोजीशन है यहाँ पर, ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनली यूरोप और यूके जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की या अमेरिका की लाइन को ही टो करते हैं। ये लोग बड़ा सख्त बोल रहे हैं मुजाहिरीन के बारे में, कभी बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं, 2024 तक की रिपोर्टें कर रहे हैं, लेकिन ये भी बड़े रिलेक्टेड हैं कि कहीं जंग करने के हवाले से। इवन देन जो यूरोपियन यूनियन का कल इजलास हुआ, वहाँ पर ईरान की मौजूदा जो मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाना, सख्ती करना, उसको कंडेम भी किया गया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की है कि अपने बैरूनी मुदाखलत हुकूमत को टैपल करने के लिए की गई तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि इनको डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर खुद बहुत ज़्यादा परेशानी लाक है और ये खुद सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, नेटो का मुस्तकबिल जो है वो डाउट में है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्या एक सिनारियो में आपको दे देता हूँ, फिर आप दीगर पैनलिस्ट से बात करेंगे। हमारे लिए बैसित पाकिस्तान बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ इस वक्त। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है, बल्कि जो पाकिस्तान का स्टांस है वो ये है कि हम इस जंग में न्यूट्रल रहें। हमारा कोई किरदार है तो सारसी का है, या हम ये कहें कि ये जंग नहीं होनी चाहिए।
लेकिन अगर शिराज ये साहब, जंग- पाकिस्तान के किरदार की तरफ आती हूँ मैं, जरा कन्ना साहब से उनका पॉइंट ले लूँ, फिर मैं फायजा मैं पाकिस्तान के किरदार का अलहदा से जग में डिस्कस करते हैं ना। फायजा मैं बिजी हो जाऊंगा, मुझे अपना एक पॉइंट सिर्फ देने दीजिए। मैं सिर्फ जी। ये कहना चाह रहा हूं कि जो पाकिस्तान है, अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है और पाकिस्तान को किरदार अदा करने के लिए कहा जाएगा, तो पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका है जिससे हम ट्रेडिशनली नो नहीं कर सकते, दूसरी तरफ चीन है, चीन के मफादात डायरेक्ट जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के यानी ईरान के साथ। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल सूरत हाल होगी कि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है जहां से महाजरीन भी आएंगे, दूसरी तरफ चीन है जो हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, जो हमें हर सूरत में रेस्क्यू करता है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ आखिरी बात यह है फैजा के इन्होंने फैसला कर लिया है सम हो इनके जितने भी ये जो एसेट्स हैं या बेसिस हैं उनको इन्होंने मोबिलाइज कर दिया है कि ईरान की गवर्नमेंट को खत्म कर रहा है। जैसा कि आपने कहा उसके ट्वीट का आपने कहा, ये कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो इनकी तैयारियां मुकम्मल है और इन्होंने बहुत पहले से तैयारियां की हैं। और एक डायमेंशन इसका ब्रिक्स की जो ब्लॉक बन रहा था उसको डिस्टर्ब करना है, उसको तोड़ना ठीक हो गया सर, आपको तो पॉइंट आ गया सर, आपको तो- पॉइंट आ गया। मैं मजीद आपकी पॉइंट की तरफ आती हूँ, आपको पॉइंट आ गया। कन्ना साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। कन्ना साहब, मुझे ये बताइएगा, बरतानवी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि ईरान में करेंसी गिरावट महंगाई और मुजाहिरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नजर नहीं आ रहे। अगर हम ईरान में देखें अमेरिका के इंटरेस्ट जो हैं, तो रजीम चेंज की बात तो सबसे पहले आ रही है कि वो रजीम को बड़े अरसे से वहां पे तब्दील करना चाह रहा है। बाकी बची उनका न्यूक्लियर पावर, उसका तो अमेरिका ऑलरेडी क्लेम करता है कि उसने लास्ट टाइम उनका जो न्यूक्लियर सिस्टम था उसको ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था। अब इसके बारे में हमारे पास डिटेल्स नहीं है कि किस हद तक डैमेज हुआ, किस हद तक नहीं हुआ, एक्चुअल फिगर्स हमारे सामने नहीं है। लेकिन अमेरिका का क्लेम अपनी जगह है, ईरान का क्लेम अपनी जगह है कि उतना नुकसान नहीं पहुंचा। आज आके बात बचती है फिर रजीम चेंज के हवाले से, जिसकी बातें बार बार की जा रही हैं। इस सारे सिनेरियो में जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, ईरानियन पैट्रियट्स की प्रोटेस्टिंग टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, और वो दूसरा ये कह रहे हैं कि हेल्प इज ऑन इट्स वे। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो? लोगों को ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करते रहें, यानी कि वो ठीक ठाक और सीधी धमकी दे रहा है कि हम आ रहे हैं और हम टेक ओवर कर रहे हैं आप सबके साथ मिलकर, या आप टेक ओवर करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। किस सेंस पे ले रहे हैं उनके इस ट्वीट को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायजा, इस वक्त दुनिया में हर तरफ आग लगी हुई है, दुरुस्त, और इस आग लगाने में सोर्स जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट है और इजराइल का दफा है। ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि नोबेल प्राइज पीस के ऊपर स्टेबिलिटी पे E5 के ऊपर लेना चाह रहे थे, वो इजराइल ने, उसकी लीडरशिप ने और इनके अपने कुछ ऐसे एडवाइजर ने जो कि प्रो ज्यूज हैं, इन्होंने मिसगाइड किया है ट्रंप को। और मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा कि इनका वेनेजुएला वाला जो किडनैप किया है वो भी, और ये ईरान का, ये दोनों इनसे इतनी बड़ी ब्लंडर्स होंगी कि अमेरिका की इकोनॉमी शटर हो जाएगी। अमेरिका के डॉलर की जो सुप्रीमेसी है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर टोटल कब्जा है, और इस वक्त सारी दुनिया में वो पेट्रो डॉलर जो कि सऊदीया के तेल के ज़खायर से 74 में किंग सऊदी ने लॉन्च किया, सस्टेन किया और आज तक अपने एसेट दे के इसको दुनिया में फैलाया, मुझे वो डॉलर कोलैप्स करता नजर आता है। मेरा ये ख्याल है कि ये एहसास अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी है कि जो नई सुपर पावर उभरी है और शायद उनके बराबर और शायद बेहतर हो उनसे, वो चाइना। और जब चाइना और रशिया दोनों इकट्ठे होते हैं, साथ उनके टर्की, ईरान और 2-4 मुल्क और हमारे समेत उनको ऐसे मिलते हैं कि जो उनके साथ निभा करना चाहते हैं, जो ब्रिज का काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया में पीस हो। और उस पीस का रास्ता जो है वो 2015 में चाइना की उनकी जो टोटल सुप्रीम बॉडी है पोर्ट बोरियो, उस वक्त अगर आप शी पिंग की तकरीर देखें तो उसने 16 बार अपनी आधे घंटे की स्पीच में पीस का लफ्ज़ और पीस की अपील की है। अभी जो उनकी स्पीच आई है अपनी हाई कमांड की मीटिंग के बाद 2-4-5 दिन पहले,
उसमें पीस का 5-6 दफा जिक्र किया, मगर साथ हम कंडीशन डिक्टेट की कि पीस तब होगा कि हमारी शराइत पे होगा, पीस तब होगा जब हम चाहेंगे और हमारे जिस जगह चाहेंगे उधर होगा। अभी वो चैलेंज कर रहे हैं यूएसए की सुपर पावर को और उसके इंटरेस्ट को। ये सूरत हाल ट्रंप साहब को एहसास करना चाहिए और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये रास्ता है कि कोई भी लीडर जो एट ए टाइम 6 फ्रंट खोल के बैठ जाता है वो हर फ्रंट पे मार खाता है। ये अपने वसाइल डिल्यूट करेंगे, अपनी अफवाज को 6 टारगेट एट ए टाइम दे के उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उनको वीक करेंगे, वो कहीं भी विक्ट्री इनको नहीं ले देंगे। विक्ट्री लेने के लिए इनको सिर्फ एक ही टारगेट लेना चाहिए और वो भी ये वक्त नहीं है कि ये देखिए वेनेजुएला में सिर्फ ऑयल ही नहीं है, वेनेजुएला में रेयर अर्थ भी है, वो इनके नेबरहुड में है। तो अमेरिकन की अपनी नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी है, जब इतनी डेवलपमेंट कर गया है। और क्या सूरत हाल है देखिए, अगर चाइना की पॉलिसी और यूएस की पॉलिसी में नॉर्थ साउथ का फर्क है। यूएस की पॉलिसी है कि आप मिलिट्री एक्शन लेके चीज छीन लें, उनकी पॉलिसी है कि आप जाके मुल्क में डेवलपमेंट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उस मुल्क के साथ राब्ते रखें, उनके लोगों को भी प्रॉस्पर करें और खुद भी लें और उनको भी साथ लेके चलें। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। करने साहब, आपकी ऑडियो का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसको भी फिक्स करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी बात करते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से और तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, और इसके अलावा ईरान पे मज़ीद डिस्कशन रहेगी इस ब्रेक के बाद।